हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। ये है टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज़ फॉर पीजीटी कॉमर्स। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये हैं आपके लिए एवर स्टडी के कोर्सेज फॉर पीजीटी कॉमर्स, DSSP पीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स, HPSC पीजीटी कॉमर्स। HPSC पीजीटी कॉमर्स आपका अक्टूबर में है और इन कोर्सेज़ में इनरोल होने के लिए आप वेबसाइट www.everstudy.co.in पर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स पार्टनरशिप के ट्रू नेचर के बारे में बता रही है। ऑप्शन ए, पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म्ड बाय अ रिटन एग्रीमेंट, सो इट इज़ नॉट मस्ट, it is not necessary that such agreement, ये partnership agreement it is in written form, and oral agreement is equally valid, right? Option B, partnership requires at least 2 persons to be formed. Yes, in partnership at least 2 persons होने चाहिए partnership को बनाने के लिए। Option number C, a partnership firm is separate legal entity from its पार्टनर्स। सो पार्टनरशिप फर्म अगर सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी पार्टनर से, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, वो कंपनी बन जाएगी, राइट? सो पार्टनरशिप इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द इट्स पार्टनर्स, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज अ फर्म इज अनलिमिटेड। सो नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म एज पर कंपनीज एक्ट 2030 इट इज़ 100। एज पर कंपनीज एक्ट 1956 बैंकिंग में जो पार्टनरशिप है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स 10 हैं और अदर बिजनेसेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर आपके 20 हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका HPSC PGT कॉमर्स 2023 में स्क्रीनिंग टेक्स्ट में आया था। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Question number 2, which of the following is not typically included in the partnership deed? So partnership deed होती क्या है, जब फर्म के पार्टनर्स एग्रीमेंट करते हैं उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि ये रिटन में ही हो, जो ओरल एग्रीमेंट होता है वो इक्वली वैलिड होता है, राइट? सो इसमें पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड होता है, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स इंक्लूड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड। Option number C, market value of the firm's asset, it is not included in the partnership deed. Option number D, method of settling disputes among partner, it is included in the partnership deed. So option number C is the correct answer. Question number 3, when a partner withdraws money for personal use regularly at the beginning of every month, interest on drawing is usually calculated for. So अगर पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए यानी कि ड्राइंग्स लेता है रेगुलरली हर महीने के बिगिनिंग में, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा? तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा आपका 6.5 मंथ्स के लिए। ठीक है, सो ये अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा ड्राइंग्स पे, राइट? अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, ठीक है, तो ये अगर फिक्स्ड अमाउंट्स विड्रॉ किया जाता है हर महीने एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो वो कैलकुलेट होगा 6.5 मंथ्स के लिए। ठीक है, अगर मिडल ऑफ द मंथ किया जाता है तो वो कैलकुलेट होता है 6 मंथ्स के लिए, अगर वो एंड ऑफ द मंथ किया जाता है तो वो कैलकुलेट होता है 5.5 मंथ्स के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे पूछा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो ये आपका होगा 6.5 मंथ्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट।
Question number 4, when a new partner brings in goodwill in cash, how is it treated in the books of the firm? जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके जाता है तो फर्म की बुक्स में कैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सो जो गुडविल होती है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाती है, कौन से रेशियो में, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू partners is credited to the old partners capital account in their sacrificing ratio as compensation for their sacrifice, ठीक है। Question number 5, if a new partner is admitted and he does not bring in the goodwill amount, what is the goodwill, how is the goodwill adjusted? अगर नया पार्टनर आता है और वो गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आता है तो उसकी गुडविल कैसे एडजस्ट की जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम, जो नया पार्टनर आते हैं उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, ठीक है, और क्रेडिट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, राइट, इन देयर which ratio, sacrificing ratio. See explanation, if the new partner does not bring the goodwill in cash, his current account is debited and the old partner's capital account are credited in the sacrificing ratio. Question number 6, upon the admission of a new partner, if there is an increase in the value of an asset, the corresponding journal entry would be. तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर एक एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो जर्नल एंट्री क्या होगी? सी, एसेट इंक्रीज होता है तो एसेट डेबिट हो जाता है, ठीक है, और नया पार्टनर आ रहा है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर A is the correct answer. Question number 7, which of the following entries is made when goodwill does not appear in the books at the time of a partner's retirement? So इनमें से कौन सी एंट्री होगी जब अगर पार्टनर्स का रिटायरमेंट हो रहा है तो बुक्स में अगर गुडविल अपीयर नहीं होती है तो कौन सी एंट्री हो सकती है? सी, जो रिटायरिंग पार्टनर होगा, जो पार्टनर्स बच जाएंगे उनको हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर गेन करते हैं, ठीक है। सो रिटायरिंग पार्टनर को कुछ देना है यानी कि उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, जो देगा उनके अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, राइट। सो जो गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, और जो रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Question number 8. What does the dissolution of a partnership firm? What does the dissolution of a partnership firm imply? So पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है और एक आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, फर्म, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, ना कि फर्म, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि बिजनेस ही बंद हो गया, द फर्म सीजेस टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस, इट मीन्स द बिजनेस कम्स टू एन एंड, ठीक है। सो option number B, the business of the firm is closed entirely and the assets are liquidated. So that is the meaning of the dissolution of a partnership firm. Question number 9, which of the following is a compulsory ground for the dissolution of a partnership firm? So compulsory dissolution में कुछ ग्राउंड्स होते हैं, 3 ग्राउंड्स होते हैं जिसमें कंपलसरीली फर्म डिज़ोल्व होगी ही होगी, और जो मोड्स होते हैं डिज़ोल्यूशन ऑफ फर्म के वो 4 होते हैं कि पहला होता है डिज़ोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट से डिज़ोल्व कर दिया फर्म को। एक होता है कंपलसरीली डिज़ोल्यूशन,
कंपलसरी डिसोल्यूशन उसके अंडर क्या आता है, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो कंपलसरी फर्म डिसॉल्व होगी। और दूसरा है कि दूसरा पॉइंट इसी में है कंपलसरी डिसोल्यूशन में कि अगर बिजनेस इलीगल हो जाता है, फर्म का बिजनेस अगर इलीगल माना जाता है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और थर्ड है व्हेन इट बिकम्स अनलॉफुल फॉर द पार्टनर्स टू कैरी ऑन बिजनेस, ठीक है, तो एकदम से अगर लॉज चेंज हो गया, उन लॉ के चेंज के होने के अकॉर्डिंग क्या होता है, उस फर्म का बिजनेस अनलॉफुल मान लिया जाता है। तो दैट in that situation also the firm पार्टनरशिप फॉर्म विल बी डिसॉल्व कंपल्सरीली, ठीक है। और थर्ड जो होता है वो आपका सर्टेन कॉन्टीजेंसीज के अकॉर्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म हो जाता है। फोर्थ वन डिसोल्यूशन बाय नोटिस, ठीक है। सो यहाँ पे which of the following is a compulsory ground for the dissolution of partnership firm? Illegality of the firm's business, illegality of the firm business। फिर से मैं जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो इलीगैलिटी हो जाती है, ठीक है, और दूसरा इंसॉल्वेंट, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो फर्म कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगी, और तीसरा है अनलॉफुल, अनलॉफुल बिजनेस हो गया, ठीक है, प्रेजेंट में वो लॉ ठीक था, गवर्नमेंट ने ठीक माना था, लेकिन सडनली वो लॉ चेंज हो गया और जो फर्म का बिजनेस है वो अनलॉफुल हो गया, तो दैट टाइम ऑल्सो द फर्म विल कंपल्सरीली डिसॉल्व। So option number C is the correct answer. Question number 10. In the event of a partner's insolvency, who bears the loss according to the Gardner versus Murray rule? So अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो गार्डनर वर्सेस मुरे रूल के अकॉर्डिंग कौन उस लॉस को बियर करेगा? सो ये जो गार्डनर वर्सेस मुरे का केस है, इसमें हुआ क्या था, गार्डनर, मुरे एंड विल्किंस 3 इक्वल पार्टनर्स थे, उन्होंने एग्रीमेंट में प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करने किया था, लेकिन जो उनकी कैपिटल थी वो अनइक्वल थी। एंड हुआ क्या, जो विल्किंस था, विल्किंस इंसॉल्वेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी फर्म डिसॉल्व हो गई थी, ठीक है। सो जो जस्टिस आया था, जस्टिस में क्या बोला था कि अपहोल्डिंग कंटेंशन ऑफ मुरे, जस्टिस में बोला गया था कि कैपिटल डिफिशियंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज अ कैपिटल लॉस and to be shared by the solvent partner in capital ratio just before the dissolution, ठीक है। सो कैपिटल डिफिशियंसी जो इंसॉल्वेंट पार्टनर की है उसको कैपिटल लॉस माना जाएगा, और जो भी लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर शेयर करेंगे किस रेशियो में, उनके कैपिटल रेशियो में, ठीक है। और जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसने इस केस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, सो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। तो दिस वाज योर होल गार्डनर वर्सेस मुरे रूल। सो ऑप्शन नंबर बी, द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, सो जो सॉल्वेंट पार्टनर होंगे अपने कैपिटल के रेशियो में उस लॉस को बेयर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। So this is your homework question. How are the private debts of a partner treated during the dissolution of a firm? ठीक है, read the question carefully, understand the meaning of it, and read the options carefully, and do let me know the answer in the comment section below. So that's all for today. I hope आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, आपका एग्ज़ाम्स विद आने वाले मंथ्स में कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं, और HPSC का एग्ज़ाम ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुकी है, उसकी अक्टूबर में है। सो अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करते रहिए एवर स्टडी क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।